गुड मॉर्निंग। आज हम प्लानिंग चैप्टर के मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट के जो चैप्टर नियोजन है या प्लानिंग है उसका थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा था प्लानिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम देखेंगे कि एक प्रभावी नियोजन या योजना के आवश्यक तत्व क्या है या उसका क्या मापदंड है। तो जब भी हम कोई नियोजन करते हैं या योजना बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें से पहला आता है स्पष्ट निर्धारित उद्देश्य। उद्देश्यों का निर्धारण जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, लोगों को सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर नियोजन बेहतर करना है तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है सरल, सिंपल। उसकी जो भाषा यूज़ करनी है या इस तरीके से करनी है जिससे कि उपक्रम के प्रत्येक व्यक्ति को वो आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि नियोजन करने वाले टॉप लेवल पे होते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करने वाले सबसे लोअर लेवल पे होते हैं। तो उस लेवल तक उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, इतनी सिंपल होनी चाहिए। फिर विस्तृत, तीसरा आता है विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव। नियोजन जो है उसमें कई कार्य सम्मिलित होते हैं। संपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए जो आवश्यक होते हैं उन सारे कार्यों को उसके अंतर्गत ध्यान में रख के किया जाता है। फिर आता है लोचशील या लोचशीलता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियोजन भविष्य पर आधारित होता है और भविष्य किसी को भी ज्ञात नहीं है। उसकी वह बहुत तीव्र गति से बदलता भी है, परिवर्तनीय भी है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर हम नियोजन को रिजिड बनाएंगे तो वो सबके जब बदलने की आवश्यकता होगी तो वो बदला नहीं जा सकता। इसलिए हम नियोजन के लिए कहते हैं कि नियोजन हमेशा लोचशील होना चाहिए, जिससे कि जो भी परिस्थितियाँ बदलती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार उसको बदला जा सके बिना किसी ज़्यादा फेरबदल के। फिर आता है संतुलित। संतुलित से मतलब है इट्स बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि नियोजन की प्रभावशीलता के लिए संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियोजन दीर्घकालीन अल्पकालीन के बीच का संतुलन है। जब हम पहला टारगेट अपना लक्ष्य तय करते हैं तो वो दीर्घकालीन होता है, लेकिन उस दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अल्पकालीन योजनाएं बनाते हैं और उसमें संतुलन स्थापित करते हैं। फिर आता है समन्वित होना। एक अच्छी योजना के लिए इंटीग्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है, समन्वित होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कई विभागों के बीच में समरूपता लाता है। चाहे वो उत्पादन, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कई सारे विभाग होते हैं, जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त, संग्रहण। ये सभी विभाग जो हैं ये आपस में जब तक समन्वय से काम नहीं करेंगे तब तक हम लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। नियोजन विश्वसनीय तभी होता है जब वो जिन आंकड़ों के आधार पर, जिन सूचनाओं के आधार पर बनाया गया है, वह आंकड़े, सूचनाएं जो आपको दी गई हैं वह सही हों या सत्य हों, तथ्य हों। फिर आता है समयबद्ध, टाइम बाउंड। नियोजन हमेशा टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है कि हम भविष्य में के लिए योजना बना रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि भविष्य में कभी भी हो जाए। नहीं, भविष्य में उसको करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको किस समय पे करते हैं, कितने समय में करते हैं, किसके द्वारा उसको किया जाएगा। फिर आता है उचित समय अवधि, रीज़नेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। रीज़नेबल टाइम पीरियड से मतलब है कि जिस नियोजन किया जा रहा है वह किस टाइम पीरियड के लिए है, दीर्घकालीन है, मध्यकालीन है या अल्पकालीन है। ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से नियोजन किया जाता है, अन्यथा नियोजन करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए समय अवधि को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है नियोजन के लिए, क्योंकि अगर हम वह नहीं करेंगे तो हम किसी भी प्रकार से जो है नियोजन को सही नहीं कर पाएंगे। फिर आता है आपका सीमाकारी घटकों का सिद्धांत, यानी नियोजन के अंतर्गत जो है ये देखना बहुत ज़रूरी है
कि हम जो नियोजन कर रहे हैं वह किन वातावरण पे आधारित है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखे कि एक सफल नियोजन में किन किन तत्वों का होना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे नियोजन की प्रक्रिया या तकनीक। हम नियोजन करते कैसे हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है वातावरण का मूल्यांकन। यानी क्योंकि हम भविष्य के लिए कर रहे हैं नियोजन, तो सबसे पहले हमें आंतरिक एवं बाहरी वातावरण का अध्ययन करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, ताकि हम उसके वातावरण से हम अवसरों की खोज कर सकें और उन वातावरण में मौजूद अवसरों को सूचनाओं के आधार पर उनको प्राप्त करने की कोशिश कर सकें। जैसा कि ये आपको जो दिखा रहा है चार्ट, इस चार्ट में ये चार्ट कह रहा है कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला वातावरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन, फिर उद्देश्यों का निर्धारण, नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण, वैकल्पिक योजनाओं का निर्धारण, समुचित विकल्प का चयन, कार्य योजनाओं का निर्माण, संसाधनों का आवंटन या बजट बनाना, फिर योजनाओं का क्रियान्वयन। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इसके स्टेप्स आपके होते हैं जो कि ध्यान में रखने वाली है। अर्थात पहला स्टेप हमने देखा कि वातावरण का विश्लेषण करना और उसका मूल्यांकन करना। फिर आता है संस्था के आंतरिक मूल्यांकन करना। सेकंड जो होता है संस्था का आंतरिक मूल्यांकन करना, वह इसलिए ज़रूरी है संस्था का आंतरिक मूल्यांकन करना क्योंकि संस्था को अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेंथ जाननी पड़ती है, वीकनेस जाननी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी जाननी पड़ती है और थ्रेट जाननी पड़ती है वातावरण की। तभी हम ये कह सकते हैं कि हम किस आधार पर नियोजन करेंगे। हमारी स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज़ के आधार पर हम नियोजन करते हैं, वीकनेसेस को ध्यान में रखते हैं, थ्रेट्स को या आने वाले संकट या खतरे का आभास हम पहले से लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम उसको अच्छे से सही समय पर आसानी से उसको पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप आता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब हम अपना आंतरिक एवं बाहरी मूल्यांकन कर लेते हैं संस्था का, तो उसके बाद जो हम निर्धारित करते हैं वह उद्देश्य, क्योंकि संस्था के हमने आंतरिक मूल्यांकन के ज़रिए हमने स्वॉट एनालिसिस किया, हमने ये जाना कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, और फिर उसके बाद जो है हमने जानने की कोशिश करी कि बाहर के वातावरण में क्या जो है परिवर्तनीय है, क्या सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, उनको हमने एकत्रित किया और इन सब के आधार पर यानी वातावरण की परिस्थितियों, संस्था के संसाधनों, उपलब्ध अवसरों, कमजोरियों, संभावित संकटों आदि सबको ध्यान में रख के फिर हम जो है संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। क्योंकि अगर हम इनको उस बात को ध्यान में नहीं रख के करेंगे तो हम सही प्रकार से उद्देश्य का निर्धारण नहीं कर सकते। फिर आता है नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण करना। नियोजन की मान्यताओं के निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। मान्यताएं वास्तव में वह सीमाएं होती हैं जिनकर भीतर रहकर नियोजन करना होता है। ये मान्यताएं, ये सीमाएं आंतरिक भी हो सकती हैं और वातावरण संबंधी भी हो सकती हैं। जैसे प्रबंधकों की धारणाएं, संसाधनों की उपलब्धता, कर्मचारियों की कुशलता, ये आंतरिक मान्यताएं हैं। बाज़ार की परिस्थितियां, सरकारी नीतियां, पूंजी बाज़ार की परिस्थितियां, ये आपकी बाहरी मान्यताएं होती हैं। तो इन मान्यताओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम नियोजन नहीं कर सकते हैं। फिर आता है वैकल्पिक योजनाओं की खोज करना, यानी डिस्कवरिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स। वैकल्पिक योजनाओं की खोज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उद्देश्य को प्राप्त करने का केवल एक तरीका नहीं होता है, हम उसको कई ऑल्टरनेट वेज हमें रखने पड़ते हैं, क्योंकि शायद ही कभी ऐसा नियोजन किया जाता होगा जिसका कोई विकल्प नहीं होगा। हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हम तैयार करके रखते हैं, हमेशा विकल्पों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि तभी वह लोचशील होगी। प्रबंधक जितने ज़्यादा सृजनशील होते हैं उतने ही अधिक
अच्छे विकल्प खोज लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम विकल्पों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम नियोजन प्रॉपर नहीं कर सकते। फिर आता है विकल्प का मूल्यांकन करना। हर विकल्प जो हम खोज रहे हैं, हर विकल्प का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस हर विकल्प का मूल्यांकन के आधार पर ही हम उसकी लोचशीलता, उसकी व्यवहारिकता का मूल्यांकन करते हैं, जिससे कि हम ये तय कर सकें कि जो हम करने जा रहे हैं, जो हम नियोजन करने जा रहे हैं, वह नियोजन जो है वह सही होगा या नहीं होगा। फिर आता है समुचित विकल्प का चयन, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स, यानी विकल्पों का मूल्यांकन लेने के बाद प्रबंधक किसी एक समुचित विकल्प का चयन करता है और उस विकल्प विद्यमान परिस्थितियों में प्रबंधक की सर्वश्रेष्ठता प्रतीत होती है। यानी हम जब संस्था की आवश्यकताओं, परिस्थितियों, लागत, सुविधाएं आदि को ध्यान में रखकर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं, क्योंकि वह विकल्प ही वह नियोजन को सफल बनाएगा और उसको संभव करने में, कामयाबी देने में अपना हाथ देगा। फिर आता है कार्य योजनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान, यानी संस्था के नियोजन के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक योजनाओं का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली कि हमें ये करना है, तो कार्य योजना का निर्माण किया जाता है, यानी मूल योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नीतियों, नियमों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। उसे हम कार्य योजनाएँ कहते हैं, यानी एक्शन प्लान। जो योजना बनाई है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, उसका एक्शन प्लान। फिर आता है संसाधनों का आवंटन अर्थात बजट निर्माण। फिर हम बजटिंग करते हैं कि हमारे पास क्या, प्रबंधक बजट तैयार करता है कि हमारे पास क्या वित्तीय संसाधन है और संस्था के पास क्या संसाधन है। उन संसाधनों के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि हम जो योजना बना रहे हैं उन योजनाओं को कैसे, उनमें अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ फंड्स कैसे किया जाएगा, क्योंकि हर योजना को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर बजट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस रूपरेखा के अंतर्गत हम अपना कार्य कर सकें। फिर आता है योजना का क्रियान्वयन। योजना की सफलता योजना के क्रियान्वयन पर बहुत निर्भर करती है। कई बार कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो पेपर्स पे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उनको क्रियान्वित करने लगते हैं तो क्रियान्वयन में आसान नहीं होती या क्रियान्वयन उनका आसान नहीं होता है। इसलिए प्रबंधक हमेशा यह कोशिश करते हैं कि योजना का क्रियान्वयन सही होना ज़रूरी है। उसमें संगठन, निर्देशन, नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही नेतृत्व प्रदान करके योजना को प्राप्त कर सकें। फिर आता है लास्ट स्टेप आता है प्रक्रिया का, वो है अनुवर्तन यानी फॉलो अप। जब भी हम योजना बनाते हैं तो उसका अंतिम चरण करना बहुत ज़रूरी है, वो है अनुवर्तन, फॉलो अप। जो भी हमने योजना का क्रियान्वयन किया है उसका समय समय पर उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि योजनाओं को लक्ष्य, परिणामों को लक्ष्य से तुलना की जाए। योजना का क्रियान्वयन जो है वह हमारी योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात को जांचना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था आपके नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन के, एक अच्छे नियोजन को करने में के लिए हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और एक अच्छी योजना के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, ये हमने थर्ड पार्ट में देखा। और अब इसके बाद वाला पार्ट जो है, लास्ट पार्ट ऑफ प्लानिंग, हम देखेंगे फोर्थ में। अभी ये वाले वीडियो के अंतर्गत हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।